नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु ये जीके जीएस की वीडियो आप लोगों के लिए, कोई सा भी एग्जाम आपको देना है हर जगह काम आएगी। ये किसी भी एक्टिव सीरीज का जो है पेड पीडीएफ ग्रुप का वीडियो नहीं है, ये ऐसे ही मैं ट्रायल पर्पस से लेके आया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी की जो 35 वाली सीरीज़ थी वो सकुशल समाप्त कर लिया गया है। उसके बाद आप लोगों के लिए ई बुक भी बनवा दिया गया है, जैसा कि आप लोग परचेज किए ही होंगे। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं। अब एग्जाम का समय आ रहा है, अब बच्चा जुड़ना स्टार्ट होगा मेरे से। ठीक है भैया, तो ये जो है फैक्ट जरूर कवर कीजिएगा, आपको काम आएगा। खास करके जो जिनको सीपीओ का एग्जाम देना है अभी हाल फिलहाल में, उनके लिए तो रामबान रहेगा। मात्र एक वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन तो जरूर मिलवा दूंगा सिर्फ इस वीडियो के अंदर से। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। माय लाइफ नामक आत्मकथा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की है? माय लाइफ नामक आत्मकथा जो है ये किस अमेरिकी राष्ट्रपति की है? अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति की है, ऐसा है ना। तो ये जो माय लाइफ आत्मकथा है ये बिल क्लिंटन का है, बिल क्लिंटन का। ठीक है, इसके अलावा बराक ओबामा साहब की भी पुस्तक काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बराक ओबामा साहब की पुस्तक में द ऑडासिटी ऑफ होप, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। इनको साहब कहना इसलिए ज़रूरी है भाई, है ना। एक ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, वो भी एक नहीं 2 बार रहे हैं लगातार, क्योंकि अमेरिका में अगर प्रावधान होता कि 2 से अधिक बार भी कोई राष्ट्रपति रह सकता है तो मेरे ख्याल में यही चुने जाते फिर। लेकिन वहाँ पे प्रावधान है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट के पद पे सिलेक्ट हो सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो है ना, राष्ट्रपति के जॉब से रिटायरमेंट के बाद जो है प्राइवेट जॉब करते हैं ये इतने बड़े महानुभाव हैं, तो इन्हें साहब कहना बहुत ज़रूरी। द ऑडासिटी ऑफ होप, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये बराक ओबामा साहब की पुस्तक है। इंडिया में तो मुखिया जी बन जाइए, 25 साल तक तो गाड़ी पे लिखाया रहता है भूतपूर्व मुखिया। ठीक है भाई, इनके अलावा बिकमिंग के लेखक बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा जी हैं। इनके अलावा माय स्टोरी, ये पूछा भी गया था मेरे ख्याल में सीपीओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सीपीओ 2023 में माय स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक ये आपका कमला दास। ए लाइफ इज नॉट एनफ, ये नटवर सिंह की पुस्तक है। नटवर सिंह राजनीति में सक्रिय रहे थे। वेटिंग फॉर वीजा, अंबेडकर साहब की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, है ना। ग्लिम्पसेज ऑफ ओल्ड हिस्ट्री, तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है दोनों, है ना। प्लेइंग इट माय वे, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की पुस्तक है। और भी आपको राइटर बैच पुस्तक चाहिए, खिलाड़ी बैच, नेता बैच, तो आप हमारे टॉपिक बैच वाले जो है लिस्ट उसमें जा सकते हैं और बुक एंड राइटर वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर ई बुक के नीचे में पेज में 430वें पेज पे जो है आपको इस प्रकार की सभी चीज़ क्रमबद्ध मिलेगा, है ना। इसके अलावा अमेरिका दुनिया को सबसे पहले लिखित संविधान देते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े लिखित संविधान अगर बात करेंगे, सबसे भास्ट लिखित संविधान, तो ये इंडिया का है। लेकिन पहला लिखित संविधान अमेरिका में जो है आया था, है ना। सबसे बड़ा जो अलिखित संविधान है जो लिखा नहीं गया है वो ब्रिटेन का है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे पहला प्रायोरिटी किसे दिया जाता है? तो आप कहोगे प्रॉफिट को, है ना। और अपने यहाँ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहला प्रायोरिटी क्या है? सामाजिक कल्याण के साथ लाभ, इन दोनों को साथ में देखा जाता है। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें लाभ पहले। इसके अलावा अमेरिका में कैसी नागरिकता मिलती है? तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है। हमारे इंडिया में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 में कौन सा पड़ोसी देश भारत से पीछे था? ठीक है भाई, देखिए ये जो हंगर इंडेक्स है यहाँ की बात हो रही है कि अपनी पड़ोसी देशों में, है ना, कौन सा जो है भारत के तुलना में अत्यधिक खराब स्थिति में है, या पिछड़ा है या पीछा है। ठीक है, मैंने आपको HDI इंडेक्स में सेम प्रकार की सवाल आपको बिहार SSC वाले क्लास में करवा दिया था, क्योंकि मुझे पता है रेलवे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और अपना घर छोड़ के पड़ोसी के घर से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी अपने पड़ोसी के तुलना में इनको मतलब पूछना चाहता है आपको कि सिर्फ अपने भर आप जानकारी रखते हो कि अगल बगल भी रखते हो। ठीक है, तो जो भूखमरी इंडेक्स है इसमें अफगानिस्तान को 114वां रैंक मिला है। इंडिया की बात करेंगे तो इसमें आपका 111वां रैंक मिला है इंडिया को। ठीक है, 111वां
111वां रैंक मिला है। तो 111वां से ज़्यादा पिछड़ा हो गया 114, तो अफगानिस्तान आंसर हो जाएगा। बाद में कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे पाकू का 102वां है। हमको ये पता नहीं चल रहा है कि आटा मिल नहीं रहा है, इतना इंडिया से अच्छा स्थिति में कैसा भूखमरी रैंक में। इसके अलावा बांग्लादेश 81वें पोजीशन पे काफ़ी बेहतर, नेपाल 69वें पोजीशन पे और श्रीलंका 60वें पोजीशन पे है ना 2023 हंगर इंडेक्स के अनुसार। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। 2023 में यह स्थान था भारत का कितना भाई, 8वां। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका HDI इंडेक्स 2023-24 में, यानी जो लेटेस्ट वाला HDI इंडेक्स है अभी, इसमें भारत को 134वां स्थान दिया गया है और स्कोर भी पूछा जाता है ना। तो स्कोर कितना रहा है HDI स्कोर भारत का, तो आप बताएंगे 0.644। ठीक है, ये स्कोर रहा है और इसी स्कोर के तुलना में 134वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेटेस्ट वाला। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। अब 67.7 वर्ष जीवन प्रत्याशा है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। और स्कूली शिक्षा जो पहले 12 वर्ष के समथिंग था, 12 वर्ष 6 माह हो गया है। इनके अलावा HDI इंडेक्स की रूपरेखा विकसित करने का श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को दिया जाता है। इसके अलावा विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत का 126वां रैंक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। हंगर में कितना था, 111वां, और HDI में कितना है 130, HDI में कितना 134, राइट। इसके अलावा चौहान वंश किस शासक ने अपनी राजधानी अजमेर में लाया था। चौहान या चाहमान भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनके कौन से शासक जो है राजधानी को अजमेर में लाया था, तो इनका नाम है अजय राज। ठीक है भाई। इनके अलावा चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव भी होते हैं, और अगर आपसे कहे कि भाई जालौर के चौहान वंश, तो इसके संस्थापक कीर्तिपाल होते हैं। सेम वैसे ही समझिए जैसे आपने चालुक्य कई जगह सुने होंगे, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, है ना, बातापी, है ना। तो उसी प्रकार से ये चौहान वंश 2 जगह, एक जालौर का चौहान वंश कहेगा तो कीर्तिपाल, खाली चौहान वंश कहेगा तो वासुदेव आंसर करना है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा है, इनकी राजधानी काफी बार पूछे जाते हैं, मान्य खेट होता है, मान्य खेट। इसके अलावा गुज्जर प्रतिहार वंश, ये इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम होता है, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल होता है। कोष्ट वाले चीज पे ध्यान देंगे कि ये ऊपर के जो तीनों पॉइंट में जो भी वंश का जिक्र किया गया है, यानी राष्ट्रकूट वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, है ना, ये तीनों लड़ गए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। और किस विषय पे लड़ाई हुई थी, तो आप कहोगे दादा कन्नौज को प्राप्त करने हेतु लड़ाई हुआ था, है ना। ये हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद होता है इस प्रकार के जो है आपका घटना। ठीक है, हर्षवर्धन जब मर गए थे तब ये इस प्रकार की घटना होती है कि कन्नौज पे चढ़ाई करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु, है ना, सिंह विष्णु। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, लेकिन अगर विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश दिया है और तब पूछ रहा है कि हरिहर और बुक्का जो है किसके फाउंडर होंगे, है ना, तो आप क्या कहोगे। तो नॉलेज भैया ऐसे ही आप इंक्रीज कर सकते हो, एग्जाम में जो है अपने आप को सही आंसर तक पहुंच सकते हो। आप सभी जानते हैं कि जो संगम वंश है उस पर 4 वंशों ने शासन किया, है ना। इसमें संगम है, तुलुब है, सुलुब है और विदु है। ठीक है, तो संगम वंश के फाउंडर है हरिहर एवं बुक्का। चूंकि ये पहला वंश है इसीलिए इसे संगम वंश न कह के विजयनगर साम्राज्य भी कह देते हैं, क्योंकि साम्राज्य की जो शुरुआत है संगम वंश से हुई थी। समझ रहे हो, कान इधर से छुओ चाहे इधर से, कान अपना ही छूना है। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग 2024 के उपविजेता कौन रहे हैं। देखिए, प्रो कबड्डी लीग जो है ये IPL के जैसा है कबड्डी के खेल में। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग जो है IPL से कम महत्व की नहीं है। हालांकि आप इंडिया में जानते हैं कि लोकप्रियता आजकल क्रिकेट में ज़्यादा है, तो इसीलिए IPL ज़्यादा फेमस है, ये थोड़ा लोग कम जानते हैं, लेकिन एग्जामिनर का बराबर ध्यान रहता है इस पर। तो प्रो कबड्डी लीग के जो आपका उपविजेता रहा है ये हरियाणा स्टीलर्स रहा है, और उपविजेता कौन रहा है, आपका विनर जो रहा ये पुनेरी पुल्टन रहा है, पुनेरी पुल्टन, है ना भैया। तो इस प्रकार से नाम है, दोनों ध्यान देखिएगा, पुनेरी पुल्टन विजेता, रनर अप हरियाणा। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है, 2014 में होती है।
कुछ एक गेम जिसकी शुरुआत कब होती है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ज़रा यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ एक गेम कौन कौन सा है। सबसे पहले आईपीएल की शुरुआत होती है, 2008 में होती है आईपीएल की शुरुआत। और पहले इवेंट के विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल थे, शिल्पा शेट्टी की टीम थी, यानी राज कुंद्रा भाई साहब का टीम। ठीक है भैया। इसके अलावा WPL की शुरुआत कब हुई? 2023 में। पहले जो WPL हुआ इनके विजेता कौन रहे? MI रहे, मुंबई इंडियंस रहे। सेकेंड वाला अभी हुआ है, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है। विराट कोहली नहीं जीत पाया IPL अभी तक, सेम नाम से चलता है उनका RCB, लेकिन महिला वाला जीत गया है। वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में। पहला विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज। पहला 2 सीजन के विजेता वेस्ट इंडीज रहे थे, है ना। महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1973 में। सबसे सफल टीम कौन है महिला वर्ल्ड कप जीतने के मामले में? ऑस्ट्रेलिया। और पुरुष वर्ल्ड कप जीतने में भी सबसे सफल टीम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। T20 पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 2007 में। पहला विजेता कौन रहा था? इंडिया रहा था। कौन रहा था? इंडिया रहा था। T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है 2009 में। T20 अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है 2023 में। और पहला विजेता कौन रहा है? इंडिया ही रहा है, इंग्लैंड को हरा के। तो ये कुछ एक बातें जरूर आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी चले करंट की तरफ इन सेक्शन से, तो IPL 2024 आपका चल रहा है ना। इसके अलावा जो आपका T20 पुरुष वाला वर्ल्ड कप होने वाला है, यानी मेल वर्ल्ड कप, ये आपका होगा दादा, है ना। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा, USA प्लस वेस्ट इंडीज में होंगे। इसके अलावा जो T20 महिला वर्ल्ड कप होने वाला है फीमेल वाला 2024 में, ये बांग्लादेश के अंदर होंगे, है ना। इसके अलावा ICC 50 ओवर वाला जो फीमेल का वर्ल्ड कप होने वाली है, ये इंडिया में होगी, लेकिन 2025 के अंदर होगी। तो ये कुछ एक बातें, ये बांग्लादेश है भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आधा सेकंड का समय ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ई-बुक जो हिंदी वर्जन है वो अपार सफलता मिला है। 500 से भी अधिक बच्चे ने जो है अपना लेके जो है अपनी स्टडी में अलग रूप देने के लिए ले लिए हैं। ठीक है। तो आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ले सकते हैं। मैं आपको गारंटी दिला सकता हूँ कि भैया ये किसी भी पुस्तक से ज़्यादा फायदा करके देगा आपको एग्जाम में। और इसको जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ पढ़ते पढ़ते याद होगा, इस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो रेलवे की क्लास चल रही है, रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु 30 वीडियो के सीरीज हैं, ये 49 रुपये में अवेलेबल है। इनके PDF सीट क्लास तो आप फ्री होता है भैया यूट्यूब पे, है ना। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम जो है क्लास बेचेंगे, है ना। और मैं कभी नहीं बेचूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। मैं एप्लीकेशन अगर भविष्य में बनाता भी हूँ तो भी हमारी क्लास फ्री होगी, है ना, क्योंकि मैंने फ्री में पढ़ा है तो मैं भी फ्री में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। लेकिन ये जो कंटेंट है, इस पर जो कुछ खर्च है, कोई आदमी इसमें जो लगे हुए हैं, उन सबको देखते हुए इनकी छोटी सी शुल्क। और दूसरी ये भी बात है कि अगर मैं फ्री में देने लगूँ तो फिर आप पढ़ोगे नहीं, जैसे पहले होता था। 2022 की पूरा साल, 2023 के आधा साल मैंने सारा कंटेंट भी फ्री में ही दिया। उस समय कोई बच्चा नहीं बताता था कि मेरा रिजल्ट हुआ। लेकिन जब से मैंने ये 20-25 रुपया शुल्क लगा के PDF देने लगा, मैं करीब इतने ही छोटी सी जर्नी में 300 प्लस सिलेक्शन तो नहीं कह सकते इतना, लेकिन मैंने इतना रिजल्ट जरूर देखा है जिसकी मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है। अब इसमें से कितने सेलेक्ट हुए फाइनल कहाँ कोई क्रेडिट देगा छोटे चैनल को भैया। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आज भी ऑफिस में बैठ के फ़ोन करते हैं, है ना भैया। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन तक चलते हैं। ये नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, लिंक के रूप में आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कोई भी जानकारी के लिए। और जो बच्चे अंग्रेजी वर्जन में चाहते हैं ई-बुक, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 दिन के बाद मैं अवेलेबल करा दूंगा। काम चालू है उस पर, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है, आप तो सभी जानते हैं, है ना। तो काम चालू है भैया, दिया हूँ मैं बनाने के लिए, बन जाएगा तो मैं जल्द ही आप लोगों को घोषणा कर दूंगा, है ना, वीडियो के माध्यम से भी और यहाँ पे व्हाट्सएप पे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के वर्षों में कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन हुई थी? अब ये इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुल्लू मिला मसाला मिला दिया हूँ मैंने। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होती है? 1931। तो कांग्रेस की 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ठीक है भाई। तो दोनों को सेम याद करेंगे। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930, 31 और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय भीमराव अंबेडकर साहब, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी। ठीक है। तो ये दोनों एक अपनी अपनी जगह है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन थे? इंग्लैंड के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कराची अधिवेशन 1931 में होती है, अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो गांधी इरविन समझौता का नाम आपने सुना होगा कि 1931 में हुआ था, तो इन समझौता के बारे में विचार विमर्श इसी बैठक में किया गया था, है ना। पहले कांग्रेस का बैठक मतलब बहुत बड़ा चीज। ठीक है। इसके अलावा
सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता था, भारत का आयरन मैन कहा जाता है आज भी। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासत को जो मिलाने का जिम्मा दिया गया ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि देश आज़ाद तो हो गई लेकिन देश में कई सारे जो है टुकड़े टुकड़े थे जो अलग अलग लोग देखते थे, तो ऐसा नहीं कि तो कितने देश बन जाते, तो इन सबको मिलाने के लिए सरदार भाई वल्लभ पटेल ने लोगों को जो है ना एग्री करवाया। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है ना। इनके अलावा गुजरात के केवड़िया में, जिसका आजकल बदला हुआ नाम एकता नगर हो गया है, इसमें 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो किनकी है, जिसके नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और इनके मूर्तिकार कौन रहेंगे तो राम सुतार रहेंगे, है ना। तो ये प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उस समय इस समय दुनिया में सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है, ठीक है भाई। इनके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन है, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, सो जो नामक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सो जो त्यौहार जो है ये कैथोलिक त्यौहार है, ये आपके मनाए जाएंगे गोवा के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर गोवा होता है। गोवा में आएंगे, चिकल कालो डांस भी होता है जो सिंगो फेस्टिवल है ना, फटोरपा यात्रा, रनमाले, एक रण उत्सव होता है जो अलग है, एक रण उत्सव होता है ये गुजरात के अंदर होता है ना, रण उत्सव जो है ये गुजरात के अंदर होता है। एक रनमाले है ना, ये रनमाले जो है ये गोवा में होती है। मैंगो फेस्टिवल ये भी आपके गोवा के अंदर ही होती है ना। गोवा की बात करेंगे तो गोवा में और भी अगर नृत्य की बात करते हैं तो फुगरी भी होता है, धनगरी या धनगर है ना, टोनी मेल है ना, ये सब मड डांस यानी कीचड़ वाला डांस, तो ये सभी के सभी जो है गोवा के अंदर होता है। गोवा की बात करें तो सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटू है। गोवा में मात्र 2 जिला है जिसे हम साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में है ना एक मडगांव है ना, इसके अलावा पणजी। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा का प्रति व्यक्ति आय देश में उच्च है। गोवा को पुर्तगालियों ने 1509 में कब्जा किया था और 1961 में आज़ादी के बहुत दिन के बाद रिलीज करवाया गया था। रिलीज करा के जो है तुरंत गोवा को यूटी का दर्जा दिया गया था 12वां संविधान संशोधन 1962 के थ्रू, ठीक है। इसके बाद गोवा को पुनः 56वां संविधान संशोधन 1987 में है ना गोवा को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार गोवा की हिस्ट्री है, जरूर ध्यान रखिए। गोवा में एक नदी है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया है, जुआरी नदी। नाम कैसा है, गेमलर वाला, जुआरी। तो जुआरी नदी जो है ये आपका गोवा में है और यही जुआरी नदी के मुहाने के पास आपको मारमू गोवा इस प्रकार से जो बंदरगाह है ये स्थित है ना। ये पश्चिमी घाट का बंदरगाह हो जाएगा मारमू गोवा। यहाँ से जो है आयरन ओर की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है इंडिया से। भारत में कितने रुपए तक के लोन को जो है मैक्रो लोन की सीमा में रखा गया है, सूक्ष्म वित्त के सीमा में रखा गया। तो 1 लाख से कम है ना, 1 लाख से कम रुपए को जो है मैक्रो लोन के सीमा में रखा गया है। भारत में सूक्ष्म लोन 1 लाख रुपया या इससे कम की राशि को कही जाती है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, इस स्लैब से भाग जाएगा। भारत में मैक्रो फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। भारत के कुछ मैक्रो फाइनेंस कंपनी डायरेक्ट नाम पूछता है, तो आइए जैसे बंधन बैंक, ये भी मैक्रो फाइनेंस कंपनी है। आपको 4 गो ऑप्शन देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, एमएफआई कंपनियां नहीं है, ठीक है। तो बंधन बैंक नाम भले हो लेकिन ये भी एमएफआई का काम करता है। अन्नपूर्णा मैक्रो फाइनेंस, बीएसएस मैक्रो फाइनेंस है ना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन लघु वित्त बैंक, ये सभी के सभी जो है मैक्रो फाइनेंस के काम करते हैं, है ना। इसके अलावा तीजन बाई, उषा बारले और पुनिया बाई का संबंध किस नृत्य कला या फिर कला शैली से है, तो ये पंडवानी से जुड़ी हुई है। तीजन बाई से आप पकड़ लिए होंगे। बाद में कि उषा बारले में कई दिन बताया हूँ कि भाई इसे 2023 में पद्मश्री दिया गया था। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार को दिए गए थे, अजय सिंह को, गोवा कुंवर, इसके अलावा तीजन बाई है ना। इसके अलावा जो ये पुनिया बाई है ये भी जुड़ी हुई है, तीजन बाई पुनिया बाई एक ही जैसे बाई बाई लगी हुई है, आप जो याद कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो सैला भी होता है, सुआ, पंथी, पाली, गेंडी है ये है ना, गेंडा वाला गेंडी, ये गेंडी है, गौर मारिया, राउत नाचा, बस्तर दशहरा, पोला महोत्सव, गोंचा महोत्सव, ये सभी के सभी आपको कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर होगा। पोला महोत्सव में मैंने आपको बताया था कि भाई छत्तीसगढ़ ऑप्शन में न रहे तो महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में है तो महाराष्ट्र को फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालेंगे, अगर छत्तीसगढ़ नहीं है ऑप्शन में तो, ठीक है, ध्यान रहेगी। ये बस्तर दशहरा का दिन पूछता है, अवधि तो 75 दिन तक हो जाता है, ये मनाया जाता है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ कब जो है बना था, तो 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर झारखंड और उत्तराखंड के साथ ही इनका भी निर्माण हुआ था उसी ईयर में। भिलाई इस्पात संयंत्र, बैलाडीला लौह क्षेत्र, ये सभी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ वर्तमान में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है, जबकि भंडारण झारखंड में है। 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ था, सरकार बीजेपी की है और वर्तमान मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय जी हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, है ना, ऑप्शन तो नहीं दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया गया है या किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने होना चाहिए कि भाई हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किए हैं, तो बताना है भैया 2 चरणों में। देखिए हरित क्रांति का अपना एक इतिहास है। हरित क्रांति के फाउंडर जो हैं ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ये अमेरिकी मैक्सिकन वैज्ञानिक थे। वो 60 के दशक में जो है ये हरित क्रांति लाया था। इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, मोटो क्या होता है कि उन्नत किस्म की बीज, है ना, जो भी संकर बीज होते हैं ना, उन्नत किस्म के, जिसे हम लोग हाइब्रिड के बीज नहीं कहते हैं, वैसा बीज जो भी है। इसके अलावा जो खाद वगैरह हैं, है ना, उनकी जो है अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करके खाद्यान्नों के पैदावार बढ़ाना, मतलब मेन मोटो था खाद्यान्नों का पैदावार का जो है बढ़ाना, ठीक है। तो ये था भाई हरित क्रांति, किसके द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ना। हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन साहब को दिया जाता है। 2024 के लिए जो भारत रत्न 5 जने को दिया गया है, इनमें एक स्वामीनाथन साहब भी है। देखिए हरित क्रांति 2 बार आता है। 1967 में पहली बार पंजाब में दस्तक मारते हैं। दूसरा इसका जो चरण आता है 1975-76 से या फिर 77 से 80 तक का समय जो है दूसरा हरित क्रांति का काल माना जाता है। तो 2 बार भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की लहर को जो है अनुभव किया है। इसके अलावा हरित क्रांति विशेषकर किस फसल पे जो है ज़्यादातर फायदेमंद साबित हुआ, तो आप कहोगे जी गेहूं पर, है ना, गोवा पर होगा का हो। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन को वर्ष 2000 बता ही दिए थे, 5 जन मिला है, उसमें एक एम एस स्वामीनाथन साहब भी है। HYV का फुल फॉर्म भी पूछता है, ये HIV नहीं है ना, डरो मत, ये HIV नहीं है, ये है HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी, और ये है वायरस जी HIV। इसके अलावा ममलापुरम का तट मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया, तो ये भाई ममलपुरम का मंदिर पल्लव शासक ने करवाया। माफ कीजिए, पाल शासक अलग है, उनके फाउंडर गोपाल है, ये पल्लव शासक हैं। पल्लव शासक के संस्थापक सिंह विष्णु जी हैं, सिंह विष्णु महाराज। इनके अलावा हजारा मंदिर या विठला स्वामी मंदिर, है ना, कृष्णा स्वामी मंदिर, इन सभी मंदिर के फाउंडर हैं कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्याद लेखक का लेखन कार्य भी जो है कृष्णदेव राय ने किए थे तेलुगु भाषा में, ठीक है। अच्छा, ममलपुरम जैसा ही एक शब्द है नागलपुरम, है ना, तो नागलपुरम नाम है एक कस्बा का, एक जगह का। इस नागलपुरम शहर को बसाने का काम भी कृष्णदेव राय ने ही किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने किया था, है ना, इसे, है ना, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु के तंजौर में है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाए थे, है ना। इस मंदिर के प्रांगण में जो सबसे बड़ी मंदिर है उनका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। नाम से स्पष्ट है कि त्रिपुरारी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। मंदिर के दक्षिणी कला को हम किस नाम से जानते हैं, द्रविड़ शैली, और उत्तरी कला को किस नाम से जानते हैं, नागर शैली। ये इंडिया के रिलेशन में बात हो रही है, वैसा नहीं कि महाद्वीपीय रिलेशन में बात कर लेंगे, दक्षिणी साइड में जो महाद्वीप है वहाँ ये कहते हैं, ऐसा नहीं, है ना। इसके अलावा इन दोनों के मिली जुली शैली को क्या कहते हैं, बेसर शैली। क्या कहते हैं, बेसर शैली, ठीक है। जो गोपुरम होती है ना, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। गोपुरम, गोपुरम का क्या अर्थ होता है दादा, लंबा गलियारा, तो मैं बता चुका हूँ। नागालैंड के प्रमुख त्योहार मोत्सु किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये ओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एओ जनजाति एक्चुअली इस प्रकार से होता है, एओ, है ना। तो ये नागालैंड के मोत्सु त्योहार जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाली सोलुंग त्योहार जो है ये आपका आदि समुदाय के लोग इसमें जो है जुड़ते हैं, शरीक होते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल जो है ये अपतानी जनजाति, यहाँ पे अब पता नहीं लिखा गया है, लिखिएगा आप आपतानी, आपतानी सही करके दूंगा, आपतानी जनजाति जो है इसमें भाग लेते हैं, जुलाई महीने में होती है। तेलंगाना की प्रसिद्ध मेला मेदराम यात्रा, ये कोया जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यह 4 दिनों तक चलती है मेदराम यात्रा। ददरिया नृत्य, है ना, जो बैगा समुदाय के लोग करते हैं, ददरिया नृत्य, ये किस अवसर पे होती है, तो ये दशहरा फेस्टिवल के अवसर पे होती है। उसी प्रकार से अगर आप बिहार में जाएंगे ना, तो बिहार में आपको झिझिया नृत्य होता है दशहरा
दशहरा के समय, है ना। गरबा वगैरह जो है ये आपका दशहरा के समय कहाँ पे, गुजरात में होती है, ठीक है। झारखंड के प्रमुख आदिवासी त्योहार में आएंगे तो सरहुल, ये सबसे फेमस त्योहार है झारखंड में, है ना। रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 20 टाइम पूछा था 2022 में, सभी शिफ्ट मिला के, ठीक है। तो ये जो सरहुल त्योहार है इसमें मुंडा उरांव जनजाति पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा भारत में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भाई केसी नियोगी साहब थे। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल है, 280, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अभी लेटेस्ट वित्त आयोग 15वां ही चल रहा है, लेकिन 16वां जो है कार्यकाल में आया नहीं है, लेकिन जो है गठन हो चुका है और अध्यक्ष भी जो है नियुक्त हो चुके हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है ना। और 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया है। ये वही अरविंद पनगड़िया है जब नीति आयोग 2015 में बनी थी तो पहला जो है उपाध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है भैया। इनके अलावा जो ये तो हो गए भाई केंद्र स्तर पे वित्त आयोग, राज्य स्तर पर भी वित्त आयोग होता है जो फंड डिसाइड करता है राज्य में, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिका वगैरह सब में। तो ये जो वित्त आयोग होते हैं राज्यों के अंदर, इसकी जो गठन है 243I के अनुसार होता है। आई ये अल्फाबेट का 9वां जो है अंक है ना। तो ये आई है भैया, है ना। तो 243I के अनुसार होता है, क्योंकि 243 आर्टिकल नहीं है, ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया था पास्ट में। मुझे जो हथकंडा अपनाना पड़ रहा है आपको सफलता दिलाने के लिए, सब कर रहा हूं। बस आप लोग जो है शायद नहीं समझ पाए अभी तक मुझे, है ना। तो समझने की ज़रूरत है, विश्वास करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और जो बच्चे मैं पहले ही बताया था कि ये जो मैं बुक भी जो बना रहा हूँ ये वही लेंगे जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं। और हुआ भी एक्चुअली में यही, बाहरी बच्चे बहुत कम आए और जो जुड़े हुए हैं हमसे, जो 500-600 कंटेक्ट लिस्ट में है, ये लगभग ले लिए हैं, ठीक है। और इसकी फ़ायदा भी होंगे, है ना। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में भारत के पहले बजट सन्मुखम सेट्टी, गणतंत्र भारत में प्रथम जॉन मथाई, सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई, भारत में पहला कार्यकालीन पहला यहाँ पे आप एक चीज लिखना, भारत में पहला, है ना, कार्यवाहक लिख लेना, है ना। कार्यवाहक या अतिरिक्त प्रभार में होते हैं ना। तो महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी रही थी, उस समय ये PM के पोस्ट पर भी थी। लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री कहेंगे ना तो जो अभी हैं, है ना, निर्मला सीतारमन, ठीक है भैया। निर्मला सीतारमन जी जो है पूर्णकालिक वित्त मंत्री है महिला में भारत की। और उससे पहले इंदिरा गांधी जी कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन एट अ टाइम पे, है ना, अतिरिक्त प्रभार में थी प्रधानमंत्री के साथ साथ। अटल सुरंग भारत में किन 2 स्थानों को जोड़ते हैं, तो मनाली से लाहौल स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित, इसका पूर्व नाम रोहतांग दर्रा। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, एग्जैक्ट तो नहीं, अगल बगल से, तो ये ब्यास नदी निकलती है। भारत में सबसे लंबे ब्रिज अरब सागर पर स्थित अटल सेतु का उद्घाटन 10 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ये इंडिया में सबसे लंबी ब्रिज हो गई है। अब इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 21.8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ते हैं, ये किस नदी प्रणाली में होगा, गंगा नदी प्रणाली में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये धुबरी से सादिया को जोड़ते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, याद रखने के लिए बता दिया है। 8 डिग्री मतलब छोटका वाला में दोनों प्रथमाक्षरी सही होता है, एक जैसा होता है। मो मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री लक्षद्वीप से मालदीव, दोनों डिफरेंट है प्रथम अक्षर। और 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान से कार निकोबार को जोड़ते हैं। तो छोटका, लिटिल मतलब छोटका से बड़का 10, 8 रहेगा तो सेम और 9 रहेगा तो दोनों का प्रथम अक्षर डिफरेंट, है ना। कार्बनिक यौगिक से संबंधित इनमें से कौन सा एक कथन, कौन सा एक नहीं है, क्या लिखना चाहे भाई, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक नहीं है, इस प्रकार की जो है प्रश्न है ये। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, इसमें कार्बन कहीं दिखा नहीं दिखा। नाइट्रस ऑक्साइड का होता है जी N2O, इसमें कार्बन दिखा नहीं दिखा। अमोनिया का होता है जी NH3, इसमें कार्बन दिखा नहीं दिखा। तो इसीलिए कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं है, और जो नहीं है वही पहचानना है, तो सभी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। कार्बन का परमाणु कितना होता है दादा, 6 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन के कई
कई अपरूप होते हैं जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, कोयला इत्यादि प्रमुख है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के वैसे अपरूप है जो अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब है कार्बन नेचर से कैसा होता है, बैड कंडक्टर। लेकिन हमारा जो आपका ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट कैसी प्रवृत्ति की है, तो ये गुड कंडक्टर है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने या फिर नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। हीरा पारदर्शी जब स्थिति जब शुद्ध होती है तो पारदर्शी होती है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका दिखाई देती है, हेलुसिनेशन होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण टूटा हुआ कांच में जो है दरार अगर आ जाए तो चमकता है। प्रयोगशाला में मानव निर्मित पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन सा था, तो आप कहते हो यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे होता है आपका क्या, यहाँ पे होता है CO, ठीक है, और इन दोनों साइड में NH2 लगे होते हैं। ये कल के क्लास जो रेलवे वाला है, जो बच्चे को ये स्ट्रक्चर वगैरह समझ में नहीं आता है कि कैसे रखना चाहिए स्ट्रक्चर को, तो आप जो है अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई, अच्छे से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो। यहाँ पे खाली C लिखना होगा, ठीक है। तो ये रहेगा C, यहाँ से डबल बॉन्ड से वो जुड़ते हैं और इससे सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़े रहते हैं। ये है यूरिया का स्ट्रक्चर। यूरिया को किसने बनाने का श्रेय, यूरिया को जो बनाया था उनका नाम क्या था, वुल्हर। कौन है, वुल्हर। ये कैसा उर्वरक है, नाइट्रोजनी उर्वरक है। नाम से यहाँ पे दिख रहा है ना, N दिख रहा है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक है। पेड़ पौधे के लिए काफी उपयोगी होते हैं, ठीक है, यूरिया। इसके अलावा है ना शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ठोस बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल अग्नि सामन में होता है, ठंडे पेय पदार्थ बनाने में भी होता है। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव गैस वाला है ना। इसके अलावा ये भारी गैस भी होता है ना। इनके अलावा किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले विश्व स्तर पे कितने कारक हैं। बगल में शादी है भैया, इग्नोर करना, गाना बज रहे हैं, ठीक है, तो बजेगा ना भाई, शादी हो रहा है तो बजेगा ही, है ना। इसके अलावा तो किसी विशेष क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले भैया 6 कारक हैं। ये कौन कौन से हैं, है ना, वायु दाब एवं पवने, यानी जो प्रेशर है विंड का, और जो पवन है, महासागरीय जलधाराएं, ये नेचर कैसा है डिपेंड करता है मौसम के लिए, है ना, गर्म है कि ठंडा है। अल नीनो कैसा होता है, कोई बताना भाई, अल नीनो आने वाली है इस साल, है ना, अल नीनो कैसा होता है बताना, इसकी प्रवृत्ति कैसा होता है, गर्म होती है कि ठंडी होती है। समुद्र तट से जो है डिस्टेंस कितनी है, स्थलीय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है ना, अक्षांशीय स्थिति कितनी है और उच्चावच कितनी है, ये सभी के सभी जो है आपको जलवायु को परिवर्तन या प्रभावित करने वाली कारक हैं किसी भी जोन के क्षेत्र के। अब इससे कैसा प्रश्न आगे एग्जाम में करता है, इस प्रकार के और मिलता जुलता प्रश्न, है ना। किसी देश की GDP की स्थिति में सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेवार नहीं है या है, तो आप कहोगे भाई, है ना, जो है कल कारखाना का होना, शिक्षित होना, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि होना, ये सब GDP ग्रोथ में जो है योगदान देते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कितना सोच पाते हो। आप एग्जामिनर भी वही कर रहा है सेम जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप भी कर सकते हो, ठीक है भाई, आप सोच सकते हो आने वाले समय में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की गई, जो है ना ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो जो आपका ये किए हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेल। कौन किए हैं, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, है ना। महाराष्ट्र में एक नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र है, तो ये कनक रेले, है ना, कनक रेले की है, मोहिनीअट्टम की कलाकार थी। दिल्ली में यामिनी कृष्ण मूर्ति के द्वारा यामिनी स्कूल ऑफ डांस का जो है फाउंड किया गया है ना। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों कर लेती थी। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के जो फाउंडर हैं ये मृणालिनी साराभाई हैं, है ना, ये कथकली और भरतनाट्यम दोनों कर लेती हैं। सृजन नामक संस्था के फाउंडर गुरु केलुचरण महापात्रा हैं, ये ओडिसी नृत्य के महान गुरु हैं। नाट्य तरणी नृत्य विद्यालय की स्थापना कुचिपुड़ी के गुरु राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ने किया। वैसे बता दिया हूँ, जो भी रेड्डी फैमिली है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, दीपिका रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी में आ जाते हैं। जो भी महापात्रा है वो आ जाता है भैया ओडिसी में। जो भी सैकिया सरनेम है, सैकिया या फिर बोरबयान, सैकिया या बोरबयान, ये आ जाता है जी आपके असमी
सिंहिया जो है आपका सत्रिया नृत्य में, जो भी महराज है वो कथक में आ जाता है, और जो भी सिंह है वो मणिपुरी नृत्य में आ जाते हैं। तो ये कुछ क्लू हैं जो आपको ऑप्शन छांटने में मदद करता है ना। किस जर्मन रासायनिज्ञ ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तिता ग्राफ का निरूपण प्रदर्शित किया है? देखिए ये क्वेश्चन सीपीओ 2023 में पूछा गया है, और इससे पहले मैंने आपको जो है पीरियोडिक टेबल वाला जो आपका टॉपिक वाइज वाली वीडियो है उसमें ये हूबहू लैंग्वेज में एक लाइन कहीं ना कहीं फॉन्ट कर लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो है, मेरे ख्याल में 20-25 मिनट का है, देख लीजिएगा, पुष्टि कर सकते हैं आप, है ना। तो भैया ये लोथर मेयर है। मैंने ये भी कहा था कि भाई आदमी की किस्मत भी बहुत सारे चीज में जो है फैक्टर बनता है ना। नहीं तो जो आजकल आप जो मेंडलीव सुन रहे हैं कि आवर्त सारणी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वैसे लोथर मेयर भी अपनी जो है आवर्त सारणी तैयार कर लिए थे, लेकिन किसी कारण बस इसके जो है प्रिंट मतलब जो है पब्लिश ना हो पाया, ठीक है। और उससे पहले जो है दाव खेल गए कौन? मेंडलीव साहब, ठीक है, जो इनका नाम हो गया, इनका नाम कम हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए भैया, तो लोथर मेयर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी आया था 1869 में, इसमें कुल 63 तत्व थे। कितने थे? 63 तत्व थे। न्यूलैंडस के अष्टक का नियम आया था 1865 में, और ये कहां तक लागू होती थी? तो कैल्शियम तक लागू होती थी। डोबेनाइरर का त्रिक नियम 1817 में, डोबेनाइरर ने कहा है कि अगर 3 तत्व हो तो बीच वाले तत्व का जो है इन दोनों के औसतन चीज मिलती है। और जो आपका अष्टक का नियम है इसमें कहा है कि पहला तत्व से जो 8वां रिपीट होगा तो इनके गुणधर्म मिलते हैं, ठीक है भैया। तो ये कहां तक लागू हुआ? तो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ठीक है। इनके अलावा भुटिया डांस, भोटिया है, भुटिया माफ कीजिए, भुटिया है, भुटिया नहीं है, भुटिया है ना। भुटिया डांस किस राज्य से संबंधित है? हमारे गांव घर में जिसकी हाइट कम होता है ना उसे भुटिया बोला जाता है, भुटवा, भुटिया, है ना। तो ये भुटिया है भैया। भुटिया जनजाति के लोग जो है सिक्किम में रहते हैं, है ना। इसके अलावा एक भोटिया जनजाति के लोग भी होता है, भोटिया, घुमंतु होते हैं ये कहाँ पे? उत्तराखंड में रहते हैं, और भुटिया सिक्किम में। आपने बाईचुंग भुटिया का नाम नहीं सुना क्या? इसके अलावा भूतकोला डांस, देखिए भूत आराधना डांस या भूतकोला डांस इसे कहते हैं, ये कर्नाटक में होता है। आपने कंतारा मूवी जरूर देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा कच्ची गोरी, कच्ची गोरी देखिए ये कंफ्यूजन पेयर है। कच्ची गोरी राजस्थान में होता है, घोरे मोरनी गोवा में होता है, और गौर मारिया छत्तीसगढ़ में होता है। इसमें मैं अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, है ना। इसमें मुझे तीनों में कभी कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सोचने की मुझे जरूरत है, 1 आध सेकंड रुकना पड़ता है मुझे होता है, तो आपको भी होता होगा, वैसा मैं फील करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ तीनों, ठीक है भैया। इसके अलावा एक ब्रीटा और ग्रीडा, इन दोनों में भी अपने आप में मुझे कभी कभी लगता रहता है कि अगर थोड़ा सा भी जो है ध्यान ठीक से ना दिया जाए ना तो गलती हो जाएगा, है ना। ग्रीडा अलग है, ब्रीटा अलग है, ठीक है भैया। इसके अलावा भारतीय संविधान के कौन से भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3 है। भाग कितने थे निर्माण के समय? 22 थे। आज कितने हैं? आज भी 22 ही हैं, लेकिन 25 भागों में विभक्त हो गए। तो जो नया बना वो 4 से 4 का ए बना, जब मौलिक अधिकार 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य माफ कीजिएगा जोड़ा गया। इसके अलावा 9 से 9 का ए बना, है ना, ये नगर पालिका का जो है प्रावधान करता है, व्यवस्था करता है। इसके अलावा 9 से 9 का बी भी बना, जो सहकारी समिति की व्यवस्था करता है। तो ये 3 को ब्रांच बढ़ गए, बाद में कि नंबर में आज भी 22 है, अगर विस्तृतता के अनुसार पूछता है तो 25 भाग हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, 12 से 35 के बीच में रखा गया। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऐसे मौलिक अधिकार जो कभी नहीं बदलते, अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी नहीं बदलते, विषम परिस्थिति में नहीं बदलते, बाद बाकी चीज बदला जा सकता है अगर देश में आपातकाल या फिर कोई गड़बड़ी चल रहा हो। 14 से 18 की बात करेंगे तो ये आपका समानता का अधिकार होता है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना। फिर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक हित है, और 29 और 30 अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। संविधान के जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, पी ब्लॉक आवर्त सारणी के एकमात्र ब्लॉक है जिसमें अधातु और उपधातुएं दोनों रहते हैं। एकदम सही है भाई, एकदम सही है। अधातु भी रहता है, उपधातु भी रहता है। इस ब्लॉक के तत्वों के पी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में एकदम सही है, एकदम सही है। तो ब्लॉक का नाम ही तो इसीलिए होता है। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट लिखा है कि दोनों कथन सही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बता दिया था कैसे एसपीडीएफ ब्लॉक आप ज्ञात करेंगे। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से आएंगे? आपका समूह 1 और 2 ये एस ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह आएंगे, है ना। तो सबसे पहले डी ब्लॉक पर लेते हैं तो अपने आप छट जाएगा। डी ब्लॉक में जो है 3 से लेकर 12 तक में आएगा, है ना। तो 1 2 से लेकर आपका 1 से लेकर 12 तक का काम हो गया। पी ब्लॉक में आपका 13 से 18 तक के जो है समूह पी ब्लॉक में आते हैं, है ना। तो नीचे जो रहता है आपका एफ ब्लॉक, वो लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड तत्व आ जाते हैं उसमें, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना है, आपको ही रखना है। इसके अलावा
मानसून के पहले की वर्षा और त्वरित झाझा जिसे काल बैसाखी कहा जाता है, यह भारत के किस दिशा में अपना प्रभाव दिखाई पड़ता है? भारत के रिलेशन में दिशा पूछ रहा है ना, किस राज्य को लिखना होगा, फिर तो राज्य में दिया गया है। भारत के किस दिशा में है तो यहाँ राज्य में दे दिया हूँ, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर दिशा की बात करेंगे तो फिर तटीय राज्य पूर्वी भारत में हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्वी भारत में हो जाएगा। ये आपके पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में आपका जो है त्वरित झाझा काल बैसाखी नामक जो है तूफान आती है। आम्र वर्षा और कॉफी सावर ये आपका आता है कर्नाटक के अंदर, ये फसल के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये भी पवन के कारण होती है। किस कारण होती है भैया? पवन के कारण होती है। एक आपका पूछता है कि भाई हरियाणा पंजाब में भी जो है शीत ऋतु के थोड़ा सा बाद जो है आपका वर्षा यानी रबी के फसल के समय वर्षा होता है, तो ये किस कारण से होता है हरियाणा पंजाब के अंदर, है ना? तो ये होता है जी पश्चिमी विक्षोभ, है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से जो है उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो ये चंद्रबरदाई ने किया था। गीत गोविंद ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, जयदेव लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव है, और ये जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, उल्टा बोला गया था। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है ना? हरिसेन है, कवि हरिसेन है, कवि हरिसेन है। और ये किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिक्का पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है गुप्तकालीन शासकों में इन्हें। अकबरनामा के लेखक अकबर के दरबारी अबुल फजल हैं। इंडिका के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी मेगास्थनीज। ये कौन से भाषा की किताब है? आप कहते हो यूनानी या ग्रीक भाषा की किताब है। कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण साहब है। और चालुक्य राजा विक्रमादित्य के ऊपर जो उनका जो चरित्र को दर्शाया गया है उस किताब का नाम है विक्रमांक देव चरित्र। इसके लेखक बिल्हन हैं। देखिए कल्हण और बिल्हन जैसे मिल रहा है ना, इसलिए दोनों कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों को एक साथ में दिखा दिया। इसके अलावा आरुषि मुदगल जिन्हें 2021 में गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है, किस नृत्य से संबंधित है? अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि भाई महापात्रा सरनेम ओडिसी में जाना है, तो ओडिसी नृत्य हो गया। ओडिसी नृत्य के अन्य कलाकारों में बात करेंगे तो स्तूपा तालुकदार, गुरु गंगाधर प्रधान, सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गुरु केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, सुरेंद्र नाथ जेना, माधवी मुदगल, ये भी थे आपका आरुषि मुदगल, गुरु मायाधर राव, इलियाना सिस्टारिस्टी ये इटली के रहने वाली हैं, विदेशी हैं, संयुक्ता पनिगिरी, किरण सहगल, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान ये भी विदेश में। और ओडिसी के अलावा कई सारे और नृत्य जानती है। तो ये जो है आपके ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। यह नृत्य कैसा है? देवदासी परंपरा से निर्मित है। अगर बात करेंगे देवदासी परंपरा से निर्मित कितने शास्त्रीय नृत्य है तो आप कहोगे 4 है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, इसे सदरी अट्टम भी कहते हैं, फिर मोहिनी अट्टम होते हैं, फिर ओडिसी होते हैं, है ना, और एक कुचिपुड़ी होते हैं। तो ये 4 नृत्य जो है आपके देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है। ओडिसी भाषा को सबसे बाद में यानी 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा दी गई थी। तो सबसे पहले किसी ने किसको दिया गया था? तो आपको है ना तमिल को दिया गया था 2004 के अंदर, संस्कृत को दिया गया था 2005 के अंदर, ठीक है भाई। तो तमिल, संस्कृत ऐसे कितने हैं? 6 हैं। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, ओडिसी है, तेलुगु है और तेलुगु तो बता ही दिया ना। सही, एक मिनट रुक जाइए 6 है ना, 6 है ना। देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडिसी, ये रहा भैया, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम के अनुसार हुआ है? देखिए मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, अधिनियम की ईस्वी अलग होती है और उस अधिनियम के जो चीज़ अमल में आते हैं हो सकता है कि उसकी ईस्वी डिफरेंट हो, अगर उस पर टाइम लग गया हो तो। समझ रहे हैं बात? नहीं समझे तो आइए फैक्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये 1990 में जो आयोग आया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, इसके अनुसार 1992 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है अभी? रेखा शर्मा जी हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को जो आरोपित किए गए, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के थ्रू हुआ है। लेकिन ये लागू कब होती है? तो ये 24 अप्रैल है ना 1993 को लागू होती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये लागू होती है 93 में, आया था 92 में। तो यही बात मैं बता रहा हूं। इसके अलावा जो मनरेगा, यहां से ज्यादा स्पष्ट होगा। जो नरेगा, देखिए जो मनरेगा है पहले बना नरेगा,
नरेगा। ये नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। इसके थ्रू ये काम कब शुरू किया, यानी ये कब बना, गठन कब हो गया? 2006 में। और इसी चीज को नाम बदल के जो है मनरेगा कर दिया गया 2009 में। और ये कितने दिन की रोजगार देता है? तो 100 दिन की गारंटी रोजगार देता है, जो दुनिया में सबसे अधिक दिन तक गारंटी रोजगार देने वाली स्कीम है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पहले सुपर हैवीटेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है? देखिए, जो बॉक्सिंग हैवीटेट वाले में जो भाग लिए 2020 ओलंपिक में सतीश कुमार, ठीक है, पदक नहीं मिला। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन में कराए गए, वहां पे भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ जो स्कीयर है ना, भाग लिए थे, ठीक है, इनको भी कोई पदक नहीं मिला। इनके अलावा ओलंपिक खेल में प्रथम व्यक्तिगत पदक जो है केडी जादव को हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में ब्रॉन्ज मेडल के रूप में मिला था। तत्पश्चात 2004 में व्यक्तिगत रूप से राजवर्धन सिंह राठौर, है ना, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है ना, इनको एथेंस ओलंपिक में मिला था। इसके अलावा 2008 में, है ना, ओलंपिक के अंदर 2008 जो बीजिंग में हुआ था, उस शूटिंग खेल के अंदर अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था 10 मीटर राइफल वाले प्रतियोगिता में। तो ये तीनों व्यक्तिगत वाला हो गया कि भाई ब्रॉन्ज, गोल्ड और रजत, है ना। ओलंपिक में प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करती है। अगर कल हो के आपसे कोई पूछे कि अब तक कितनी महिला ओलंपिक में जो है पदक जीत चुकी है, CGL सबकी क्वेश्चन ना ऐसे ही खोजता रहता है, आपको इसके बारे में जानकारी है तो आंसर दे पाओगे, नहीं तो जो है पेन खटखटा के आगे बढ़ के गलत टिक करके निकलोगे, ठीक है भाई। तो देखिए, जो पहला जो 7 महिला है जो अब तक ओलंपिक में पदक जीत चुकी है, 2024 की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस साल भी होने वाली है तो ये डाटा बदलेगा, लेकिन फिलहाल तक तो कर्णव मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, PV सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहन, ठीक है। अगर कोई बात करे कि सभी 7 महिला मिला के कितने पदक जीत पाए हैं अब तक, तो आप कहोगे 8। ये 8 क्यों हो गया? क्योंकि PV सिंधु ने 2 पदक जीती है, 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, ये अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 8 पदक जीत चुकी है 7 महिला। इसके अलावा पौधों में रंध्र और स्टोमेटा किस भाग में पाए जाते हैं? देखिए, पौधों में रंध्र और स्टोमेटा जो है पत्र में या पत्ते में पाए जाते हैं, या इसका आंसर हरा भाग भी हो सकता है। पेड़ पौधे में स्टोमेटा या रंध्र या पत्ती ये छिद्रनुमा भाग होता है जिससे शोषण की क्रिया होती है। पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या होती है? फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों की खाना बनाने की विधि होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ पौधे को उनका भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है जो उन्हें जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। जो जाइलम होता है, जो संवहनी ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, कल भी बताया था। ये क्या होता है जाइलम? ये जाइलम क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, मैं यहाँ पे पेड़ बनाने की कोशिश फिर से करता हूँ, कल भी किया था मैंने। ये रहा भैया पेड़, है ना, ये है हमारा पेड़, है ना, ये है हमारा पेड़, है ना, थोड़ा सा पत्ता कम है, इस प्रकार से पेड़ है। तो जाइलम क्या करता है कि जो ये जड़ के रूट, जो भी सिराएं होती है, इनसे जो भी जल या फिर लिक्विड वाला फॉर्म को एब्जॉर्व करता है, उसको जो है पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है, यानी कह सकते हैं कि पत्तियों तक पहुंचाता है। सबसे बाहरी भाग पत्ती होगा। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की हरे भाग में होती है, यानी पत्तों में संपन्न होती है ना, तो ये पत्ता से नीचे की तरफ, यानी जो भी स्टेम वगैरह मिलेगा पौधे को रास्ते में, सब जगह इसका फूड को जो है वितरण करेगा। तो ऐसा होप समझ गए, जाइलम नीचे से ऊपर ले जाता है लिक्विड फॉर्म को, और फ्लोएम ऊपर से नीचे लाता है ना, भोज्य पदार्थ को, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्माण होती है। तो इस प्रकार से तो आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें। जो बच्चे अभी तक ई बुक नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके, है ना, ले सकते हैं, है ना। एक नोटबुक की जितनी कीमत है भाई, है ना, अगर आप न्यू फ्रेश बच्चे हो तो 99 रुपया। कई महीने में और भी जो है आप विशेष बात के लिए बात कर सकते हो। इसके अलावा जो अगर आप पहले से PDF लिए हो तो आपको जो है PDF वैल्यू के 70% तक डिस्काउंट कर दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों।